एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो आपको पार्ट्स की फॉर्म में भी मिलेगी और एक फुल लेक्चर की फॉर्म में भी मिलेगी, तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी टर्म्स के बारे में बताऊंगी, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो, मीनार्च, मीनोपॉज और ऐसे कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। फिर फीमेल में फर्टाइल फेज कौन सा होता है, यानी कि ओवुलेशन किस टाइम पे होती है, और फिर इनफर्टाइल फेज कौन सा होता है, या हम उसको सेफ सेक्स डेज भी बोल सकते हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे और वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि एक फीमेल की लाइफ का कितना टाइम जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो में निकल जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैमेलिया क्लास का जो प्राइमेट ग्रुप होता है उनकी जो फीमेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल प्राइमेट्स में आप देख सकते हो मॉन्कीज हो गए, एप्स, ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं प्राइमेट्स ग्रुप में आएंगे। तो इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनके यूट्रस में और ओवरी में ईच मंथ कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग होती है, और वो जो ब्लीडिंग है यानी कि जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो इस तरीके से इस साइकिल को, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को प्राइमेट्स में क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ह्यूमन फीमेल के केस में क्या होता है, जब उसको प्यूबर्टी हिट करती है, यानी कि जब वो 12 to 13 ईयर्स की होती है, तो उस स्टेज पे जो है फॉलिकल मैच्योर होता है। वो फॉलिकल कैसे मैच्योर होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। कुछ हार्मोन्स जो है फॉलिकल पे एक्ट करते हैं और उन हार्मोन्स की वजह से ओवरी और यूट्रस में चेंजेस आते हैं, तो उस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट होता है ह्यूमन फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज पे। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि डॉग्स, कैट, बुफेलो वगैरह, उनमें भी एक साइकिल होता है, मतलब उनकी फीमेल्स में भी क्या होता है, उनकी फीमेल्स की ओवरी और यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं, बट उनमें जो है ब्लीडिंग नहीं होती। तो उस साइकिल को क्या बोला जाता है, ईस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉन प्राइमेट्स के केस में जो चेंजेस आते हैं फीमेल में ओवरी और यूट्रस में, उनको ईस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. Human females में जो menstruation है वो कैसे रिपीट होती रहती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसे चलता है। ज़्यादातर फीमेल्स के केस में ये 28 to 29 डेज का होता है, मतलब ये एवरेज इंटरवल है। बट कुछ फीमेल्स में ये 21 डेज का भी हो सकता है और कुछ में जो है ये 35 या 45 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल या बॉडी टू बॉडी बोल सकते हैं हम, मतलब एवरेज हम बोल सकते हैं। जो एवरेज इंटरवल है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो कितना है, 28 to 29 डेज का। इस इमेज में आप देख सकते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया गया है 28 डेज का। इसमें जो है डे 1 पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है और उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन के अलावा जो बाकी इवेंट्स होते हैं, यानी कि उसका फर्टाइल और नॉन फर्टाइल पीरियड के बारे में भी दिखाया गया है, बट उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 28 डेज के बाद फिर से जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पूरे पीरियड को एक साइकिल की फॉर्म में बोला जाता है, क्योंकि डे 1 पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, फिर 28 डेज के बाद दोबारा से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। और इस साइकिल में, इस पूरे एक साइकिल में काफ़ी सारे इवेंट्स और भी होते हैं जिनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनार्च। ह्यूमन फीमेल्स में जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है स्टार्ट होता है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट टाइम जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस स्टेज को या उस साइकिल को क्या बोला जाता है, मीनार्च। जब कोई फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पे होती है, यानी कि जब किसी फीमेल को प्यूबर्टी हिट करती है, या हम बोल सकते हैं जब कोई फीमेल 12 to 13 ईयर्स की होती है, तो काफ़ी सारे हॉर्मोन्स जो हैं
एक्ट करते हैं उसकी ओवरी पे, उसके यूट्रस पे, और उन हॉर्मोन्स के हिट करने से क्या होता है, उसकी ओवरी और यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो, या हम बोल सकते हैं ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू विजाइना। और उस साइकिल को क्या बोलते हैं, मीनार्च। क्योंकि फर्स्ट टाइम इस स्टेज पे जो है, यानी कि 12 to 13 ईयर्स की एज पे मीनार्च जो है स्टार्ट होती है, उसके बाद हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो मीनार्च और मेंस्ट्रुएशन के बारे में दिखाया गया है। मीनार्च जो है 11 to 12 ईयर्स पर जब हार्मोन्स एक्ट करेंगे ओवरी और यूट्रस पर, तब स्टार्ट होगी, और फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा तो उसको मीनार्च बोला जाएगा। और फिर 12 to 50 ईयर तक जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगी एक फीमेल में, उनको मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोला जाएगा। One ovum is released during the middle of each menstrual cycle। जो ओवम रिलीज का प्रोसेस है, यानी कि जो ओवुलेशन का प्रोसेस है, वो कब होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरा 28 डेज का साइकिल है, या 30 डेज का साइकिल होता है किसी किसी फीमेल में। तो उस साइकिल के बीच में, बीच का जो टाइम पीरियड होगा, तब जो है ओवम रिलीज होता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया गया है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पूरा का पूरा 1 से लेके 28 डेज का, उसमें जो है मिडल जैसे में 28 डेज के मिडल में, यानी कि 13th या हम बोल सकते हैं 14th डे पे क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। एक ओवम ओवरी से रिलीज होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ओवुलेशन या फिर फर्टाइल पीरियड। टेबल में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया गया है। मान लो 1 मार्च को किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो 7 डेज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। और हमने पढ़ा कि जो ओवुलेशन है, यानी कि जो ओवम का रिलीज का प्रोसेस है, वो कब होगा, मिडल में होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1 मार्च को स्टार्ट होती है, तो 14th डे पे ओवुलेशन होगी, यानी कि 14 मार्च को ओवुलेशन होगी। तो ओवुलेशन के जो हाईएस्ट चांसेस हैं वो 14 मार्च को होने के हैं। बट जो उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का जो टाइम पीरियड है, उसमें भी जो है ओवुलेशन हो सकती है। यानी कि 11, 12 और 13 और 15, 16 और 17 को भी जो है ओवुलेशन का जो प्रोसेस है वो कभी भी हो सकता है, यानी कि ओवम कभी भी रिलीज हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस टाइम पे कंसीव करने के। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, यानी कि मान लो आप 19 या 20 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड होगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो तक, तो वो क्या है, सेफ सेक्स पीरियड है। मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो भी सेफ सेक्स पीरियड है, बट उसको जो है इसलिए अवॉइड कर दिया जाता है क्योंकि उस टाइम पे फीमेल बॉडी थोड़ा वीक होती है। तो इस तरीके से कोई भी फीमेल अपने सेफ सेक्स डेज निकाल सकती है। यानी कि अगर इस टाइम पे किसी भी फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो जो है उसका सेफ पीरियड है, यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस इसमें नहीं होंगे। तो इसको एक तरह से सेफ सेक्स पीरियड भी बोल सकते हैं और इनफर्टाइल पीरियड भी बोल सकते हैं। पर मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर आप देखें तो 1 से जो 7 डेज का टाइम है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो है फीमेल बॉडी काफ़ी वीक होती है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं, बट ये उन्हीं फीमेल्स के केस में पॉसिबल है जो कि हेल्दी हैं, या हम बोल सकते हैं जिनमें एक्यूरेट टाइम पे पीरियड्स आते हैं। ऐसा ना हो कि इस मंथ आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का हो और नेक्स्ट मंथ जो है 35 या 45 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है और उसके नेक्स्ट मंथ फिर से 28। मतलब फ्लक्चुएशन अगर है तो उसमें उन फीमेल्स के केस में ये जो फ्लो चार्ट है ये नहीं काम करेगा। एक और तरीके से जो है फीमेल्स ये जान सकती हैं कि कौन सा जो टाइम पीरियड है वो उनका फर्टाइल टाइम पीरियड है। तो इसके लिए क्या होता है कि सभी फीमेल्स के केस में जो ल्यूटियल फेस है वो फिक्स्ड फेस होता है, यानी कि 14 डेज का होगा। बट जो फॉलिकुलर फेस है वो वेरी कर सकता है, यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होता।
तो मान लो अगर किसी फीमेल में 30 डेज का क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसमें से जो है ल्यूटियल फेज को माइनस कर देंगे, यानी कि 14 डेज जो है माइनस कर देंगे। तो जो डे आएंगे, यानी कि जो 16th डे है वो क्या है, फर्टाइल डे है, यानी कि ओवुलेशन इस टाइम पे हो सकती है। अब इसमें जो है आप 2 दिन प्लस और माइनस कर सकते हो, यानी कि 16 + 2 = 18 और 16 - 2 यानी कि 14। तो 14th डेट से लेके 18 तक क्या होगा, फर्टाइल पीरियड होगा, और बाकी का जो टाइम पीरियड है वो उस फीमेल में सेफ सेक्स पीरियड भी बोल सकते हो आप, या इनफर्टाइल पीरियड होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जिन फीमेल के केस में 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनमें जो है ऐसे आप निकाल सकते हो। तो अगर किसी फीमेल में 21 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 21 को हम ल्यूटियल फेज यानी कि 14 डेज से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7। तो 7th डे पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, यानी कि ये फर्टाइल पीरियड है। अब इसमें आप +2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 9, और -2 कर दोगे तो 5। तो 5 से 9 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, फर्टाइल पीरियड होगा, और बाकी के जो डेज होंगे वो सेफ होंगे। ऐसी फीमेल जिनमें 21 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उनमें जो है जो फॉलिकुलर फेस होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम किसी भी फीमेल का जो फर्टाइल और नॉन फर्टाइल, या हम बोल सकते हैं इनफर्टाइल पीरियड है, उसको निकाल सकते हैं, या सेफ सेक्स पीरियड को भी निकाल सकते हैं। बट ये उन्हीं फीमेल्स के केस में हो सकता है जिनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे आ रही हो ईच मंथ। ये ना हो कि फ्लक्चुएशंस हो काफ़ी सारी, तो उनमें जो है ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। The major events of menstrual cycle. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through vagina. मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेजर इवेंट्स हैं उनमें से सबसे फर्स्ट इवेंट जो कौन सा है वो है मेंस्ट्रुअल फेज का, यानी कि ऐसा फेज जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा किसी भी फीमेल में, यानी कि 3 से 5 या हम 7 डेज तक बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो का टाइम पीरियड होगा। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की सबसे इनर वाली लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसका जो है ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि वो ब्रेक हो जाती है, और यूट्रस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल, वो क्या होगी, ब्लड, उसकी जो ब्लड वेसल्स होंगी और जो टिश्यूज होंगे उस वॉल के, वो लिक्विड की फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे थ्रू वेजाइना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज, या हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फर्स्ट इवेंट है वो कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फेज। इस इमेज में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे जो है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो उसका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं या जो उसके टिश्यूज़ हैं वो ब्लड की फॉर्म में थ्रू वेजाइना बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो पीरियड है, मेंस्ट्रुअल पीरियड, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ये 1 से 5 दिन तक होता है। ये कई कई फीमेल्स के केस में ये 1 से 7 दिन का भी हो सकता है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। और इसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये डिफरेंस है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है 1 से 5 दिन तक ब्लड लॉस जो होता है उसको बोलते हैं, और ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट इवेंट है। यानी कि अगर किसी फीमेल में 28 डेज का साइकिल है या 30 डेज का साइकिल है, तो उसमें फर्स्ट 5 डेज का जो इवेंट होगा उसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो, और उसके बाद भी कुछ इवेंट्स होंगे, यानी कि 28 दिन तक जो बाकी के इवेंट्स हैं वो होंगे, या जैसे कि फॉलिकुलर फेस, ल्यूटियल फेस, या हम फर्टाइल और नॉन फर्टाइल फेस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड कर सकते हैं।
Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो कैसी फीमेल्स के केस में होता है जो नॉन प्रेग्नेंट होती हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ऐसी फीमेल्स में होता है जिनका जो ओवम है वो उसमें फर्टिलाइजेशन जब नहीं हो पाती है, यानी कि जब ओवम और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है तो ऐसे केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, या हम बोल सकते हैं जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम का क्या काम होता है, वहाँ पे जो है फर्टिलाइज्ड ओवम यानी कि जो जाइगोट होता है उसकी इम्प्लांटेशन होती है, या हम बोल सकते हैं उसकी जो फर्दर ग्रोथ है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो वहाँ पे होगी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। बट क्योंकि फीमेल्स के केस में क्या होता है कि कोई भी फीमेल ह्यूमन फीमेल अपनी पूरी लाइफ में एक या दो बारी मैक्सिमम, या मैक्सिमम से मैक्सिमम हम बोल सकते हैं 3 बारी ही मतलब प्रेगनेंसी का चांस लेती है। उसके अलावा जितनी भी बार जो है ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता और उस वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है ईच मंथ फीमेल्स के केस में होता है। किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो तभी स्टॉप होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो और भी अदर रीजंस हो सकते हैं कि उसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो पा रहा है। उसका काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर हेल्थ है किसी फीमेल की, या फिर ओवर स्ट्रेस की वजह से भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको अपनी बॉडी का पूरा एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए और कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए। फॉलिकुलर फेज, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the levels of pituitary and ovarian hormones. है यह फर्स्ट इवेंट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है वो कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो कौन सा है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में जो है ओवरी और यूट्रस में साइमल्टेनियसली चेंजेस होते हैं कुछ। ओवरी में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ग्रो करता है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको oogenesis वाली वीडियो में बताया था कि कैसे जो है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है ओवरी में। और यूट्रस में क्या होता है, जो यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम वॉल जो है, जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ब्रेकडाउन हो चुका होता है जिसका, वो फिर से जो है रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं फिर से जो है उसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये किस वजह से होता है, यानी कि ये जो दोनों चेंजेस हैं जो ओवरी में हो रहा है, फॉलिकल की डेवलपमेंट, फॉलिकल की ग्रोथ, और जो यूट्रस में हो रही है एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन, वो किस वजह से हो रही है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन, उनकी वजह से जो है ओवरी और यूट्रस में एक ही टाइम पे कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो फॉलिकुलर फेज दिखाया गया है। ऊपर जो है प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसकी ग्रोथ दिखाई गई है। वो कहाँ पे हो रहा है, वो चेंज ओवरी में हो रहा है। और नीचे जो है आप देख सकते हो, पहले तो मेंस्ट्रुएशन फेज दिखाया गया है, उसके बाद जो है एंडोमेट्रियम फिर से जो है प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती है, या हम बोल सकते हैं रीजनरेट होना फिर से स्टार्ट हो जाती है। और ये किस वजह से होता है, ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है और ओवरी से रिलीज होते हैं, उन वजह से ओवरी और यूट्रस में चेंजेस होते हैं। फॉलिकुलर फेज इस वजह से बोला जाता है क्योंकि
प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और प्रोलिफरेटिव फेज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम, वो फिर से जो है रीग्रो करना स्टार्ट कर देती है, या हम बोल सकते हैं रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेंस्ट्रुएशन फेज के टाइम पे जिसका ब्रेकडाउन हो चुका होता है। बट अब हार्मोन्स की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं यूट्रस में, और यूट्रस की जो वॉल है वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला जाता है। क्योंकि अब फॉलिकल ग्रो कर रहा है तो उससे ओवम भी आगे जाके ग्रो करके निकलेगा। तो इस वजह से, क्योंकि हमें पता है एंडोमेट्रियम वॉल में ओवम की इम्प्लांटेशन होती है, तो अब जरूरी है कि एंडोमेट्रियम वॉल को भी रीजनरेट होना पड़ेगा, फिर से जो है उसको रीग्रो करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है एंडोमेट्रियम भी साथ के साथ प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती है। The secretion of gonadotropins increase gradually during the follicular phase and stimulate follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle called LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. जब कोई फीमेल 12 to 13 ईयर्स की हो जाती है, यानी कि जब भी किसी फीमेल में प्यूबर्टी हिट करती है, तो उस स्टेज पे क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और वो काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं ओवरी और यूट्रस में, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। तो क्या होता है, जो ह्यूमन फीमेल है जब वो 12 to 13 ईयर्स की होती है तो उसके ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है वहाँ से जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। और वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, जाके कहाँ हिट करते हैं, प्यूचिट्री ग्लैंड जो भी कहाँ है, ब्रेन में है। प्यूचिट्री ग्लैंड से फिर दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो कौन से हैं, LH एंड FSH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये कहाँ पे एक्ट करेंगे, जाके कहाँ हिट करेंगे, जाके ओवरी में जाके हिट करेंगे। किसको हिट करेंगे, फॉलिकल को हिट करेंगे। जो प्राइमरी फॉलिकल होगा ओवरी में, मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स में जो है 60 to 80,000 फॉलिकल होगा ईच ओवरी में, यानी कि फिर वो फॉलिकल जो है ईच मंथ मैच्योर होगा कोई एक फॉलिकल किसी एक ओवरी से, और उससे जो है ओवम रिलीज होगा। तो अब जो है हार्मोन्स आते हैं, कौन से हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH एंड FSH हार्मोन, और वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, आके ओवरी में एक्ट करेंगे, ओवरी को हिट करेंगे आके। ओवरी में भी जो फॉलिकल होगा प्राइमरी फॉलिकल उसको आके हिट करेंगे, ठीक है, यानी कि उस पे आके एक्ट करेंगे। और फिर क्या होगा, वो प्राइमरी जो फॉलिकल होगा वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, फिर जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है बनके रेडी हो जाएगा। जब LH और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेंगे किस पे, फॉलिकल पे, यानी कि फॉलिकल को ग्रो करेंगे, तो उस टाइम पे फॉलिकल में कुछ चेंजेस होंगे। पहला चेंज तो यही हुआ कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है किसको, फॉलिकल को, कि आप ग्रो करो, ठीक है। एक तो वो ग्रो होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा, यानी कि ओवेरियन हार्मोन्स जो होंगे वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स जो हैं ब्लड के थ्रू जाएंगे और यूट्रस की वॉल पे एक्ट करेंगे, या हम बोल सकते हैं यूट्रस की वॉल को हिट करेंगे जाके। तो इस तरीके से जो एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी यूट्रस की इनर लाइनिंग, उसमें भी जो है चेंजेस आएंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें तो चेंजेस लाते ही हैं, साथ ही क्या करते हैं, फीमेल बॉडी में भी ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। वो कौन से चेंजेस हैं, हाइट बढ़ जाती है,
हेयर ग्रोथ हो जाती है अंडर आर्म्स एरिया और प्यूबिक रीजन में, हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और हम बोल सकते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस हैं। एक तरह से ये फीमेल बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ये फीमेल बॉडी को एक तरह से प्रिपेयर करता है कि इस स्टेज के बाद अब आप कभी भी मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, यूट्रस में, ओवरी में और ब्रेन में क्या हो रहा होता है उस टाइम पे। तो एक तरह से इस पूरे चार्ट से हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है सारे हॉर्मोन्स जो हैं एक्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर दिखाया गया है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और बीच में है पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन लेवल, सबसे नीचे है एंडोमेट्रियल साइकिल, यानी कि जो सबसे ऊपर है वो ओवरी में हो रहा है इवेंट फॉलिकुलर डेवलपमेंट वाला। जो बीच में हॉर्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ब्रेन से, और कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ओवरी में। और फिर ओवरी से भी जो है कुछ हार्मोन रिलीज होंगे, उनके बारे में बताऊंगी। और सबसे नीचे जो है एंडोमेट्रियल वॉल के बारे में बताया गया है। ये जो इवेंट्स हैं ये यूट्रस में हो रहे हैं। तो एक तरह से इस चार्ट से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है मैंने आपको बताया ब्रेन में, वो क्या करता है, GnRH रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स, और वो फिर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, कौन से, FSH एंड LH। तो आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन से ग्राफ सा बनाया गया है वो क्या है, FSH हार्मोन है, और येलो जो है एस्ट्रोजन है, और जो ऑरेंज कलर से है, या हम बोल सकते हैं जो रेड कलर से है वो LH हार्मोन है, और जो ब्लू कलर से है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दिखा रही है लाइन। तो आप सीधे आ जाओ यहाँ पे ऊपर देखो, जहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन लिखा गया है। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अभी जो है प्राइमरी फॉलिकल है, और FSH का लेवल जो है काफ़ी इंक्रीज हो रखा है, LH भी जो है थोड़ा बढ़ रहा है, और एंडोमेट्रियल जो साइकिल है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, वो जो है उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यूट्रस में एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाता है। सेकेंड आप देख सकते हो ऊपर लिखा गया है फॉलिकुलर फेज, यानी कि जब फॉलिकल की डेवलपमेंट है वो इस फेज में होगी ओवरी में। तो जब हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। तो पिट्यूटरी जो है 2 हार्मोन रिलीज करता है, FSH एंड LH। तो जो FSH और LH है वो अब एक्ट करेंगे आके फॉलिकल पे, और आप देख सकते हो फॉलिकल का जो साइज है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। तो इस टाइम पे आप देख सकते हो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो काफ़ी इंक्रीज है, और LH भी जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, और एस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। तो एस्ट्रोजन कब रिलीज होगा, जब FSH और LH जो है किस पे एक्ट करेंगे, फॉलिकल पे एक्ट करेंगे। तो फॉलिकल क्या करेगा, फॉलिकुलर फेज में काफ़ी सारा एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट करेगा, एक तो ग्रो करेगा और साथ ही साथ एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी आप देख सकते हो फॉलिकुलर फेज में काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि फॉलिकल जो है जब ग्रो करता है तो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब जब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो ये जाके एंडोमेट्रियम पे भी, यानी कि यूट्रस की वॉल पे जाके एक्ट करेगा, और उसको जो है दोबारा से रीजनरेट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आएंगे फीमेल बॉडी में, जैसे ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, हिप ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी होते हैं इस हार्मोन की वजह से। तो और आप देख सकते हो जब ग्राफियन फॉलिकल बनके, यानी कि मैच्योर फॉलिकल बनके जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट में रेडी हो जाता है,
तो एकदम से जो है LH का लेवल इंक्रीज होता है, इसको क्या बोलेंगे, LH सर्ज। और यहाँ पे जो है ओवुलेशन का पीरियड चलता है, यानी कि ओवुलेशन फेस आ जाता है और ओवम जो है रिलीज हो जाता है फॉलिकल से। ये जो LH का लेवल बढ़ता है, इसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर हो जाता है, या हम बोल सकते हैं उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और जो फॉलिकल के इनसाइड मैच्योर ओवम है वो रिलीज हो जाता है। तो ओवुलेशन का प्रोसेस, अगर किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट डे पे हो रही है, यानी मंथ के फर्स्ट डे, आप मान लो मार्च मंथ में हो रही है, तो 1 मार्च को हो रही है, तो ओवुलेशन कब हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडल में, यानी कि 14th डे पे जो है ओवुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का है इस फीमेल में। तो फॉलिकुलर फेस में हमने देखा कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है जब FSH का लेवल बढ़ता है। तो ओवरी जो है, ओवरी का जो फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, और उससे जो है चेंजेस आते हैं फीमेल बॉडी में, और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो जो है फिर से रीजनरेट करना स्टार्ट कर देती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तरह से डिजनरेट हो चुकी होती है। तो और सेकंड जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में एकदम से लेवल उसका जो है इंक्रीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, यानी कि 14th डे पे जो है क्या हो रहा है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका जो लेवल है एकदम से LH सर्ज आ रहा है, और उसकी वजह से जो है जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल है वो रप्चर हो रहा है, और उससे जो है ओवम रिलीज हो रहा है, और ओवम के रिलीज के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। Luteal phase. The ovulation is followed by the luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. The corpus luteum secrete large amount of progesterone, which is essential for maintenance of the endometrium. ओवुलेशन के बाद जो नेक्स्ट फेस आता है वो क्या है, ल्यूटियल फेस, यानी कि जो फॉलिकल होता है वो अब किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे अब हम उसको, क्योंकि उसमें से जो ओवम होता है वो रिलीज हो चुका होता है, तो एक तरह से वो लुट चुका है ये बोल सकते हैं हम, यानी कि वो जो फॉलिकल है वो रप्चर हुआ और ओवम रिलीज हो गया, तो उस वजह से अब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। इस टाइम पे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है उसका लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और वो किस लिए होता है, ताकि जो एंडोमेट्रियम है उसको जो है और ज़्यादा मैच्योर किया जा सके, या उसकी मेंटेनेंस के लिए हम बोल सकते हैं, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है उसकी मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। जब वो फॉलिकल स्टेज पे होता है तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, और एस्ट्रोजन जो है दोबारा से एंडोमेट्रियम को रीजनरेशन में हेल्प करता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, यानी कि जब इससे जो फॉलिकल से ओवम रिलीज हो चुका होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्क्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा देगा काफ़ी, कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेगा, बट ज़्यादा क्या करेगा अब, प्रोजेस्टेरोन। ये जो है फॉलिकल ही है, बट इसमें से ओवम निकल चुका है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है तो लुट चुका है ये पूरी तरह से। तो ऐसी स्टेज पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, और वो भी क्या करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल की मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारी जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है फीमेल की, उसको लगता है कि अब ओवम रिलीज हो गया है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम का मैच्योर होना ज़रूरी है इस टाइम पे। तो हार्मोन जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन उस पर एक्ट करते हैं और उसकी थिकनेस को एक तरह से हम बोल सकते हैं बढ़ा देते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन अभी तक जो है फॉलिकुलर स्टेज पे उसका लेवल काफ़ी कम था, बट जैसे ही ल्यूटियल फेस आया प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बढ़ गया, एस्ट्रोजन का काफ़ी कम हो गया,
आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो फॉलिकुलर स्टेज पे बिल्कुल जीरो ही है, यही मान लो। और जो ल्यूटियल फेस आता है जैसे ही, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको कौन स्क्रीट कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या है? फॉलिकल ही है, पर उसमें से ओवम रिलीज हो चुका है अब। तो वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा और वो यूट्रस में जाके एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, और उसकी जो है एक तरह से देख सकते हो आप, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, जो यूट्रस की लाइनिंग है उसका जो थिकनेस है वो भी बढ़ गई, यानी कि मेंटेनेंस में हेल्प करता है ये एंडोमेट्रियम वॉल की। और जो सेकंड ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका देख सकते हो आप, फॉलिकुलर फेस में उसका लेवल हाई है और ल्यूटियल फेस में उसका लेवल थोड़ा कम है। तो ये फॉलिकुलर फेस में क्या करता है? एंडोमेट्रियम की रीजनरेट करने में हेल्प करता है एंडोमेट्रियम को, क्योंकि वो जो है मेंस्ट्रुअल फेस के टाइम पे खत्म हो चुकी होती है, तो उसको दोबारा से बनाने में हेल्प करता है। और ये दोनों हार्मोन कब रिलीज होते हैं? जब ब्रेन के पिट्यूटरी से जो है एफएसएच और एलएच आके फॉलिकल पे एक्ट करते हैं, तो फॉलिकल एस्ट्रोजन और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता है। ल्यूटियल फेस में आप देख सकते हो एक टाइम के बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जब मॉडरेट आ जाता है, तो क्या होता है कि वो क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच और एलएच को, और उस वजह से क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी डेथ हो जाती है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो जाएगी तो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स हैं वो तो रिलीज तो वही कर रहा था ना, कॉर्पस ल्यूटियम और फॉलिकली, तो वो भी जो है उनका लेवल भी एकदम से क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। और उसकी वजह से हमें पता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स थे वो एंडोमेट्रियम की किस में हेल्प कर रहे थे? रीजनरेशन और मेंटेनेंस में। तो फिर से जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, यानी कि 28 डेज के बाद फिर से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। और एंडोमेट्रियम वॉल जो है इस टाइम पे उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है बहुत ही लो हो गया। लो क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो गई। कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ क्यों हुई? क्योंकि जो एलएच और एफएसएच था उसका लेवल कम हो गया। एलएच और एफएसएच का लेवल कम क्यों हुआ? क्योंकि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स थे मॉडरेट लेवल पे ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, और ब्रेन को बोलते हैं कि अब आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं कि अब आपने एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाए। तो इस वजह से जो है ये सारे हार्मोन्स की वजह से ये आप देख सकते हो कैसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन रिलीज होगा और ओवरी के फॉलिकल पे एक्ट करता है, यानी कि जब वो डिसाइड करता है फॉलिकल को स्टिमुलस प्रोवाइड करने का, तो क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच जो है एक से ज़्यादा फॉलिकल्स को अपने साथ क्या करने लग जाता है? ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि अभी कौन सा जो फॉलिकल है उसको ग्रो करूं जाके। वो आसपास के जितने भी फॉलिकल्स होंगे वो एक साथ ग्रो होना शुरू हो जाएंगे जब उन पे एफएसएच एक्ट करेगा आके। पर होता क्या है हमारी ओवरी में, आपको पता है 60 to 80,000 फॉलिकल होते हैं एक ओवरी में, ठीक है। और उनमें से जो है ऑल्टरनेटिव मंथ पे कोई एक ओवरी, एक ही फॉलिकल जो है मैच्योर करती है, और उसमें से जो है एक ओवम रिलीज होता है। बट क्या है कि क्योंकि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो काफ़ी सारे हार्मोन को एक साथ जो है ग्रो करने स्टार्ट कर देता है, तो उससे जो है वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही कोई एक फॉलिकल डिसाइड कर लेता है ओवरी में कि उसको ग्रो करना है, मतलब थोड़ा जो ज़्यादा ग्रो हो जाता है हार्मोन से, तो वो क्या करेगा? उसके बाद इनहिबिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, और इनहिबिन जो है एफएसएच का अमाउंट कम कर देगा ताकि जो है स्टेज होने से बच सके। इन ह्यूमन बीइंग्स menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause.
Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. ह्यूमन फीमेल्स के केस में जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेस, वो जो है 12 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक ही होता है, मतलब इसके बीच में ही होता है। और फर्स्ट टाइम जब किसी को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो मैंने आपको बताया था उसको बोलते हैं मेनार्च, और जब पीरियड्स जो है धीरे 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 बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज स्टेज। तो ये जो है ज़्यादातर फीमेल्स के केस में 45 से एबव जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो है 45 या 50 या हो सकता है इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो जाए, कुछ फीमेल्स के केस में बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है मेनोपॉज स्टेज। यानी कि जब फीमेल्स में पीरियड्स जो हैं स्टॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस फेस को या उस स्टेज को क्या बोला जाएगा, मेनोपॉज स्टेज। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीज हो जाती है कौन सी स्टेज पे, जब वो 50 के अराउंड होती है तब। इसके बाद जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होना अब बंद हो चुके हैं, वो अब ओवम रिलीज नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है, हो सकता है वो फॉलिकल्स अब पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हों, क्योंकि हमें पता है जो फीमेल में एक पेयर होता है ओवरीज का, यानी कि 2 ओवरीज होती हैं और ईच ओवरी में 60 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं, मतलब एक एक ओवरी में। तो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव वे में ऑल्टरनेटिव मंथ्स में एक ओवरी से ओवम मैच्योर होगा फॉलिकल के इनसाइड, और अगले मंथ जो है दूसरी ओवरी में ओवम मैच्योर होगा फॉलिकल के इनसाइड। पर क्योंकि FSH काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल की वेस्टेज भी कर देता है तो उस वजह से काफ़ी फॉलिकल डिजनरेट भी हो जाते हैं, या हम बोल सकते हैं ख़त्म हो जाते हैं। जो है 50 के अराउंड मेनोपॉज स्टेज आ जाती है और इसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस नील हैं, हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिखाया गया है, 11 to 12 ईयर्स पे फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको मेनार्च बोलेंगे। 12 to 50 ईयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन पीरियड। और 50 ईयर्स के अराउंड जो है मेनोपॉज स्टेज आ जाती है, यानी कि इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है फीमेल की बॉडी में वो होना स्टॉप हो जाता है। On average, a woman menstruates for about 8 to 10 years during their lifetime. बोलने का मतलब है कि मान लो कोई फीमेल अगर 80 ईयर्स तक सर्वाइव करती है तो हमें पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 12 ईयर्स यानी प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज स्टेज तक चलता है, यानी कि 12 to 50 ईयर्स तक चलेगा। तो कोई भी फीमेल होगी उनमें ये वेरी कर सकता है कि 8 से 10 साल वो अपनी ज़िंदगी के ब्लड लॉस में ही निकाल देंगी, ठीक है। मतलब अगर 12 to 13 ईयर्स पे पीरियड स्टार्ट होंगे और 50 ईयर्स तक कोई फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उसमें जो है मतलब अगर ये 35 या 38 ईयर्स का साइकिल हुआ तो बोलने का मतलब है कि 38 to 40 ईयर्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 8 से 10 साल कंटिन्यूसली ब्लीडिंग करती रहती है, या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूसली उसकी बॉडी से ब्लड लॉस होता रहता है। 8 साल भी हो सकता है कई फीमेल्स में, या 9 साल भी हो सकता है, या 10 साल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किसी फीमेल में कौन सी स्टेज पे पीरियड स्टार्ट होते हैं, मतलब लेट होते हैं या जल्दी हो जाते हैं थोड़ा, तो उस पे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।